हेलो फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 मैं क्लास में करा चुका हूं। अभी बात कर रहे हैं सेक्शन 14। क्या होगा अगर गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज का प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब सप्लाई प्लस बिल प्लस पेमेंट तीनों अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इस बीच में जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है। क्या होगा? एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। पहले यहां पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको इसका शॉर्टकट दूंगा एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बच्चे। ठीक है, सेक्शन 14। बट शॉर्टकट को समझने के लिए जो डिटेल डिस्कशन है वो क्लियर होना जरूरी है। Section 14 of CGST Act 2017 defines the time of supply where there is a change in rate of tax in respect of goods or services or both. सेक्शन 14 क्लॉज ए, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जैसे हमने सर्विसेज के केस में अलग पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के केस में अलग पढ़ा था। जब चेंज इन रेट होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंसेप्ट है वो सेम है, यहां पर अलग नहीं है। In case goods or services or both have been supplied before change in rate of tax, the time of supply can be determined as follows. सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई हो चुकी है और उसके बाद हमारा जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है, तब क्या होगा? तो हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हम बेटा किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए ये है हमारा चेंज इन रेट। चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। मान लीजिए यहां पर रेट 18% होता था, यहां पर रेट हो गया 12%। ठीक है, सिचुएशन क्या है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट। जो गुड्स या सर्विसेज है उसकी सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है रेट चेंज होने से पहले, तो यहां पर कहीं पर सप्लाई फॉल करती है। ठीक है, हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ये है हमारा 14A। अब 14A में तीन अलग अलग केसेस हमारे पास हैं। वेयर इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड, अभी कॉपी मत करना कुछ, वेयर इनवॉइस for the same has been issued and payment is also received after the change in rate of tax. क्या कहता है? जहां पर आपका इनवॉइस इशू हो चुका है, इनवॉइस इशू किया गया है और पेमेंट रिसीव की गई है, कब? चेंज इन रेट के बाद। चेंज इन रेट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो दो सिचुएशन है, जो दो पॉइंट्स हैं, इनवॉइस और पेमेंट, वो दोनों ही चेंज इन जीएसटी रेट के बाद फॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए मुझे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई, तो वहां पर जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो हम पॉइंट कर रहे थे वो थी डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस की डेट, या इनवॉइस की डेट में कुछ पीरियड हम ऐड करते थे। ठीक है, इन जनरल हमारे पास ये दो डेट्स होती थी जिनके बेस पर हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता था। यहां पर भी इन्हीं दो डेट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। यहां पर भी इन्हीं दो डेट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। हाँ जी, पहली सिचुएशन क्या है? अब चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर बाद में इनको मैं शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा। सेक्शन 14 क्लॉज ए, supply is completed before change in rate, चेंज इन जीएसटी रेट। सप्लाई जीएसटी रेट चेंज होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा तीन है, ए दो तीन, तीन केसेस हैं। तो यहां पर मैं तीन ग्राफ आपको बनाकर दूंगा। तीन ग्राफ हमारे पास यहां पर हैं।
ठीक है, सिचुएशन क्या है, ये है हमारा चेंज इन जीएसटी रेट, चेंज इन जीएसटी रेट, और सप्लाई ऑलरेडी यहां पर समवेयर हियर कंप्लीट हो चुकी है, यहां पर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, सिचुएशन 1 का फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, वेयर इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन रेट, जहां पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही, जहां पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही चेंज के बाद हो रही हैं। मतलब जो हमारा इनवॉइस है ये भी चेंज इन रेट के बाद इश्यू हो रहा है, और जो पेमेंट है ये भी चेंज इन रेट के बाद हो रही है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा, वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेंगे। चलो यहां पढ़ लें हाथ के हाथ। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवरेज अर्लियर। तो यहां पर हमारा क्या होगा, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, अर्लियर। ठीक है, दूसरा देखो, सेकंड, वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट, जो इनवॉइस है वो चेंज ऑफ रेट से पहले इश्यू हो चुका है, बट पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन रेट, बट जो पेमेंट है वो रेट चेंज होने के बाद हो रही है। मतलब सप्लाई तो भाई साहब यहां फिक्स है, ये चेंज है। ठीक है, तो सेकंड केस क्या कहता है हमारे पास, इनवॉइस यहां पर है और पेमेंट यहां पर है, ये हमारा सेकंड केस। अब बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इश्यू ऑफ इनवॉइस ये होगा बेटा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, और थर्ड देखो, वेयर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर चेंज, अब पेमेंट पहले आ चुकी है बट इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट, मगर इनवॉइस बाद में इशू हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, यह है चेंज इन रेट, सप्लाई यहीं पर फिक्स है, अब पेमेंट इधर आ गई और इनवॉइस यहां चला गया। इस केस में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट होगी हमारे पास। तो ये है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि मुझे थियोरेटिकली बताओ, एग्जामिनर तो ये पूछेगा बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या। अब टाइम ऑफ सप्लाई का शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई का शॉर्टकट क्या है, कुछ भी लिखा हो आप प्लॉट कर दीजिए, एक लाइन खींचिए, प्लॉट कर दीजिए, और ध्यान से देखो बेटा, अब सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं। याद रखना टाइम ऑफ सप्लाई वहां पर होगा जहां पर 2 ट्रांजैक्शंस होंगी। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, यहां पर हमारे पास 3 डेट्स हैं, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। यहां पर भी सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट, सप्लाई, पेमेंट, इनवॉइस, ये देखो 3 डेट्स हैं। ठीक है, आपको सब करना क्या है, एक काम करो, फटाफट एक लाइन ड्रॉ कर लेना और उस लाइन पर ये डेट्स प्लॉट कर देना, बीच में आएगा बिल्कुल चेंज इन रेट। ठीक है, अब आप ये डेट्स प्लॉट कर लेना, जहां पर 2 डेट्स होंगी ना टाइम ऑफ सप्लाई वहां पर होगा। दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर 2 डेट्स होंगी वो होगा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। अपने आप देख लो, 2 डेट्स हैं, ये है टाइम ऑफ सप्लाई, यहां पर 2 डेट्स हैं, ये है टाइम ऑफ सप्लाई, यहां पर 2 डेट्स हैं, ये है टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जहां पर सिंगल डेट है वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, 2 डेट जहां पर होंगी वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरी चीज, सप्लाई कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, जो सप्लाई की डेट है वो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई या तो होगा इनवॉइस या होगा पेमेंट, या होगा इनवॉइस या होगा पेमेंट, और जब इनवॉइस और पेमेंट दोनों साथ हैं तो होगा विच एवर इज अर्लियर। क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। अब जो सेक्शन 14 क्लॉज भी बताऊंगा जहां पर सप्लाई बाद में हो रही है, वहां पर अब अपने आप इस चीज को
एनालाइज करना। ठीक है, आपको करना क्या है, जब सेक्शन 14 की बात करें चेंज इन रेट, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे सेंटर में क्या लिखोगे, वहां पर लिखोगे चेंज इन रेट, चेंज इन जीएसटी रेट। उसके बाद जो 3 डेट्स हैं, सप्लाई, इनवॉइस एंड पेमेंट, उनको प्लॉट कर दो। जहां पर 2 डेट्स होंगी वहां पर होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, और सप्लाई की डेट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होती, तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई या तो होगा इनवॉइस की डेट या होगा पेमेंट की डेट, और अगर दोनों साथ एक जगह आ जाते हैं तो विच एवर इज अर्लियर। ये देखो, ठीक है। तो अगर यहां पर ओल्ड रेट है, मैंने कहा था मान लो यहां पर 18% का रेट है ओल्ड रेट, यहां पर है 12%। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर रेट भी पूछ सकता है कि नया रेट एप्लीकेबल होगा या पुराना रेट एप्लीकेबल होगा। एग्जामिनर भी पूछ सकता है बताओ टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या है, एग्जैक्टली डेट भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर हमारे पास 18% का रेट एप्लीकेबल होगा, यहां 18% का रेट एप्लीकेबल होगा, और यहां पर बेटा 12% का रेट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ये? दैट्स इट। चलो अब बट ऑब ऐसे जो दूसरी सिचुएशन है, सिचुएशन 1 थी 14A, यहां पर सप्लाई पहले हो रही थी, तो सिचुएशन 14 क्लॉज बी में क्या होना चाहिए सर, वहां पर जो सप्लाई है वो बाद में हो रही होगी, और इन तीनों को चेंज कर देंगे। 14 क्लॉज बी, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यहां पर भी 3 है, 1 2 3। तो चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं फटाफट, और अब हम टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर पढ़ेंगे नहीं, वो आप बताएंगे मुझे क्या होना चाहिए। 14 क्लॉज बी, 14 clause B, supply is made after change in rate। ठीक है जी, तो यहां पर भी 3 हमारे पास सिचुएशंस रहेंगी। ये है हमारा चेंज इन रेट। ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं सब में, और सेम ही रहेगा हमारा। चेंज इन जीएसटी रेट। चलिए अब सिचुएशन क्या है, सप्लाई इज मेड आफ्टर चेंज इन रेट, मतलब यहां पर सप्लाई को रख देते हैं समवेयर, सप्लाई सप्लाई सप्लाई। ठीक है, अब बेटा केस 1, वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन रेट, वेयर पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन रेट बट इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट। इनवॉइस पहले इश्यू हो चुका है, पेमेंट बाद में मिल रही है। इनवॉइस पहले इश्यू हो चुका है मगर पेमेंट बाद में मिल रही है। लॉजिक क्या था, अब एक बार समझो। टाइम ऑफ सप्लाई कहां पर होगा, जहां पर 2 डेट्स होंगी, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर होगा बेटा, वो वैसे हमारा। ठीक है, जो टाइम ऑफ सप्लाई है, अच्छा ये है 18% और 12%। मुझे बताओ 18% रेट लगेगा 12%, जहां पर 2 डेट्स हैं वो हैं 12%, तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई पर 12% का रेट लगेगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई या तो होगी इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट। ठीक है, अब बट ऑब ऐसे के जो रेट लगेगा बेटा वो लगेगा हमारा 12%। ठीक है, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो होगा डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सप्लाई की डेट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। देख लो आंसर क्या है हमारे पास, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, चलो अब सेकंड, वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर चेंज इन रेट। रेट चेंज होने से पहले ही इनवॉइस भी इशूड हो गया और पेमेंट भी मिल गई, तो बेटा ये बताओ मुझे रेट कितना लगेगा। यहां पर रेट लगेगा 18%। मेजोरिटी विंस, जहां पर 2 डेट्स हैं वहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई चेंज इन से पहले होगा जहां पर रेट है 18%। अगर इनवॉइस और पेमेंट की डेट दोनों एक साथ हो तो विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा विच एवर इज अर्लियर। ये है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई।
ठीक है, देख लो आंसर। The time of supply shall be date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier. Last, where invoice has been issued after, invoice बाद में issue हो रहा है और payment पहले receive हो चुकी है rate change होने से, तो यहां पर payment है और बच्चे यहां पर invoice है somewhere। तो मेजोरिटी मीन्स यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो जो रेट लगेगा 12% और हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दैट्स इट। देखो बहुत आसान है, रट कर नहीं जाना है, रट कर नहीं जाना है। तो यहां पर अब लॉ क्या है समझना, चाहे गुड्स या सर्विसेज का जब भी चेंज इन रेट होगा, चाहे सेक्शन 40 क्लॉज है या 40 क्लॉज भी है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखना है चेंज इन रेट। सप्लाई देखो पहले है या बाद में है, उसकी डेट लिख दो। उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस की डेट ऑफ इनवॉइस लिखो, डेट ऑफ पेमेंट लिखो। कैसे सॉल्व करना है, मेजोरिटी विल, जहां पर दो डेट है, जहां पर दो डेट है वहां पर आपके होगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इससे नया और पुराना रेट पता लग जाएगा। अब एग्जैक्टली अगर टाइम ऑफ सप्लाई का आपको डेट चेक करना है तो मेजोरिटी मीन्स, और सप्लाई की डेट, सप्लाई की जो डेट है वो कभी भी हमारा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस होगी या डेट ऑफ पेमेंट होगी, और दोनों अगर एक ही साथ आ जाते हैं तो विच एवर इज अर्लियर हमारे पास होगा, ठीक है जी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, आपको याद होगा गुड्स के केस में बेटा, गुड्स के केस में, गुड्स के केस में जब हमने अंडर फॉरवर्ड चार्ज बात की थी, गुड्स के केस में जब बेटा फॉरवर्ड चार्ज की बात की थी, वहां पर डेट ऑफ पेमेंट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। वो कंसेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है, वो कंसेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं लिखा है तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। जो हमारे पास नोटिफिकेशन 66.217 पड़ी थी बेटा, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, वो यहां पर भी चेंज इन रेट पर भी एप्लीकेबल है। तो जब चेंज इन रेट की बात आती है और अगर गुड्स का चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो अंडर फॉरवर्ड मैकेनिज्म, तो वहां पर जो डेट ऑफ पेमेंट है वो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर चेंज इन रेट में गुड्स की सिचुएशन आ जाए जहां पर टाइम, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, गुड्स के केस में अगर चेंज इन रेट की सिचुएशन आ जाए अंडर फॉरवर्ड मैकेनिज्म, तो वहां पर बेटा पेमेंट की डेट को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस जो है, डेट ऑफ इनवॉइस है वो होगी आपका टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस होगी टाइम ऑफ सप्लाई। इसको बहुत ध्यान से करना, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, डन। तो सर्विस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स का केस में, गुड्स के केस में अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करें वहां पर चेंज इन रेट हो जाता है, तो याद रखिएगा जो डेट ऑफ पेमेंट है वो इररेलेवेंट हो जाती है, जो डेट ऑफ इनवॉइस है वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लें, आपके मॉड्यूल में दे रखे होंगे कुछ। अच्छा, इसी को ही तो एनालाइज किया गया है। चलो इलिस्ट्रेशन देखते हैं। सप्लाई वाज मेड ऑन 10th May 2018, 10th May 2018 सप्लाई है, यहां पर बेटा गुड्स या सर्विसेज की बात नहीं की गई, तो जब तक वो गुड्स या गुड्स के बारे में नहीं कहेगा, फॉरवर्ड चार्ज के बारे में नहीं कहेगा, वो जो कैश वाला पॉइंट है हम यहां कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करें, क्या होना चाहिए,
चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद यहां पर डेट्स प्लॉट करते हैं। ये है चेंज इन रेट। चेंज इन रेट सप्लाई वाज मेड ऑन 10th मई 2018। 10 मई को सप्लाई हो चुकी है और चेंज कब हो रहा है? 31 मई को। तो बेटा ये है 31 मई चेंज इन रेट। 31 मई को रेट चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया। इससे पहले जो रेट था वो था 18% और यहां पर जो रेट है वो है 12%। सप्लाई ऑलरेडी कब हो चुकी है? 10 मई को सप्लाई हो चुकी है। 10 मई को 10th ऑफ मई सप्लाई हो चुकी है, सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। इनवॉइस कब इशू किया गया? 5 जून को। 5 जून इनवॉइस और 6 जून को हो रही है पेमेंट। 6 जून को हो रही है बच्चे पेमेंट। ठीक है, अब आंसर तो आपको देखकर ही समझ आ जाएगा क्या है, क्या होगा? मेजॉरिटी विंस। तो इसका मतलब जो रेट लगेगा वो लगेगा बच्चे कितना? जो रेट लगेगा वो लगेगा 12%, क्योंकि यहां पर 2 डेट्स हैं। अब एग्जैक्टली अगर डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मैं पूछूं तो जहां पर इनवॉइस और पेमेंट साथ होते हैं विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर में होगा 5 जून। 5 जून। तो एप्लीकेबल रेट इज 12% विच इज एप्लीकेबल ऑन अर्लियर ऑफ द 2 इवेंट्स, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे जो टाइम ऑफ सप्लाई है बच्चे वो है 5 जून 2019 आपके इलिस्ट्रेशन में। इलिस्ट्रेशन 15 यहां पर देखिएगा। सप्लाई वाज मेड ऑन 10th मई 2019। दोबारा यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम है, चेंज इन रेट 30 जून को हो रहा है। 30 जून। चेंज हो गया रेट। हाँ जी, इससे सर्विस कब कंप्लीट हो चुकी है? सप्लाई 10 मई को हो चुकी है, तो ये तो सेम ही हो गया। 10 मई को हो चुकी है। इश्यू ऑफ इनवॉइस 5 जून। इश्यू ऑफ इनवॉइस 5 जून, मतलब यहां पर हुआ है। और जो पेमेंट रिसीव हो रही है बच्चे वो यहां पर हो रही है। ये है सप्लाई की डेट, ये है इनवॉइस की डेट और ये है 6 जुलाई पेमेंट की डेट। तो पहली बात तो देखो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर होगा मेजॉरिटी, तो हमारा जो रेट लगेगा वो पुराना रेट लगेगा। पुराना रेट है 18%। पुराना रेट है 18% और यहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा रेट ऑफ इनवॉइस 5/6। तो देखिए आंसर है 5 जून और रेट है 18%। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको बेटा सिर्फ डेट्स को प्लॉट करना है, डेट्स को आपको प्लॉट करना है। ठीक है, ये भूल जाओ, ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ, जो समझाया है सिर्फ उतना याद रखो, वही हमारे लिए बेटा सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। चलिए, एक पॉइंट था, आइए उसको देख लेते हैं। एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ इसको थियोरेटिकली समझ लो। प्रोवाइडेड दैट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट shall be date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in rate of tax. Date of payment क्या मानी जाएगी? Date of payment क्या मानी जाएगी? Provided that date of receipt of payment shall be date of credit in bank account. देखो date of payment क्या लेते हैं बेटा? date of payment हम लेते हैं 2। क्या? जब पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जब पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया या जब पैसा बुक में क्रेडिट किया गया है, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट in the bank account is after 4 working days from the date of change in rate of tax. मान लीजिए आपका यहां पर रेट चेंज हो जाता है 15/6 को
चेंज हो जाता है रेट में। यहां पर पेमेंट यह है चेंज। चलो इसको, इधर स्पेस कम है, यहां समझा देता हूं। चेंज इन रेट, मान लीजिए ये है 15 जून को रेट हमारा चेंज हो गया। यहां पर मान लो ये है 13/6, चेक रिसीव्ड, अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स। ये थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअली इसको समझिएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट आपके एग्जाम में यहां पर बेटा ये पॉइंट आएगा, ठीक है। 13/6 को सप्लायर को चेक मिला, उसने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया और बुक में एंट्री लिख दी कि हाँ भाई साहब मुझे मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया और जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, और चेक को डिपॉजिट कर दिया। और चेक जब बैंक में डिपॉजिट हुआ तो चेक क्लियर हो रहा है यहां पर 20/6 को चेक क्लियर हो रहा है। यहां पर बैंक, एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बट कंसेप्ट समझाने के लिए है। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो आपके एग्जाम में जनरली जब चेंज इन रेट है ना तो एग्जामिनर एक ही डेट देगा, डेट ऑफ पेमेंट। बट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब डेट ऑफ पेमेंट में बैंक में पैसा कब जमा हुआ ये भी पता है, और कब सप्लायर ने पैसा बुक में क्रेडिट किया ये भी पता है। तो दोनों में से जो डेट अर्लियर होती है वो होती है डेट ऑफ पेमेंट। अब अगर हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन सप्लायर ने बुक में अमाउंट क्रेडिट किया और जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, हम अगर उसी कंसेप्ट को फॉलो करके चलते हैं तो बेटा जो डेट ऑफ पेमेंट है वो होगी 13/6, मतलब रेट चेंज होने से पहले। मगर लॉ में लिखा हुआ है कि भाई साहब देखो, अगर आप पेमेंट अपनी बुक्स में चेंज इन रेट से पहले ही चढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, और आपका चेक डिपॉजिट हो चुका है, मगर जो क्लियरेंस हो रही है वो कब हो रही है, वो बाद में हो रही है। क्लियरेंस कब हो रही है बेटा? क्लियरेंस हो रही है चेंज इन रेट के कम से कम 4 दिन बाद। तो इन दैट केस आप ये वाली डेट कंसीडर नहीं करेंगे, आपको इस डेट को डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो जनरली डेट ऑफ पेमेंट अगर 2 दे रखी हो तो विच एवर इज अर्लियर लेते हैं, मगर यहां पर सिचुएशन है कि अगर बुक्स में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है और बैंक में बाद में क्रेडिट हो रहा है और कम से कम 4 दिन का गैप है, चेंज इन रेट के कम से कम 4 दिन बाद बैंक में अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो फिर डेट ऑन विच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। किसे कंसिडर करेंगे? इस डेट को करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट नहीं आने वाला है, इससे मत परेशान होना, ठीक है। तो समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशनल में इसको डिटेल में बेटा पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जो इस 14 क्लॉज और क्लॉज बी की जो 6 सिचुएशन बताई है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाता है। बचा तो नहीं है कुछ, एक बार देख लेते हैं। जी नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चीजें इसको काट दो, इसको ना तो याद करना है ना ही पढ़ना है। ये एग्जामिनर ने अपने एनालिसिस दे रखे हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट में करा चुका हूं। तो बेटा ये जो एनालिसिस है, बल्कि इसको भी अब याद करने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ शॉर्टकट समझा है उसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये वाला चार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको काट दो चार्ट को, ये भी है इसको छोड़ दो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।